कमलेश्वर का लिखा हुआ उपन्यास वही बात लेकर आज आपके लिए प्रस्तुत हूँ। इस उपन्यास में एक नए दृष्टिकोण से कहानी को उठाया गया है। उपन्यास के केंद्र में महत्वाकांक्षी पति और उसकी पत्नी का द्वंद्व है। वह पत्नी लगातार दमित महसूस करती है। पति के तबादले के बाद पत्नी का एकांत निरंतर गहरा होता जाता है। ऐसी अवस्था में भावनावश वह पत्नी अपने उस एकांत को ख़त्म कर लेती है। वह एक साहसिक फ़ैसला लेती है और फिर तलाक हो जाता है। उसके बाद वह पत्नी दोबारा विवाह करती है और पहला पति अपनी महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में लौट जाता है। इस कथा सूत्र को लेकर चलने वाले इस उपन्यास में स्त्री की इच्छा शक्ति और पुरुष की महत्वाकांक्षा के द्वंद्व को बड़ी गहराई से पहचाना गया है। कथा की परिणति में जो दूसरा रास्ता पत्नी ने निकाला है, उसे एक नवीन नारी क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ स्त्री भावना को दमित न रखने का एक कोण सामने आता है। यदि वह उपेक्षित और अकेलापन महसूस करती है, तो इसकी दोषी निश्चित तौर पर पुरुष की महत्वाकांक्षा ही है। ऐसी हालत में स्त्री को क्या अपना खालीपन भर लेने की आज़ादी होनी चाहिए? मीलों तक पहाड़ियों, घाटियों और छोटी बड़ी पहाड़ी नदियों का विस्तार, आसमान से देखने पर इलाका बिल्कुल नक्शा-नुमा लगता होगा। एक सपाट सी पहाड़ी के कगार को साफ करके वहाँ इंस्पेक्शन बंगला बना दिया गया था। सड़क भी थी। सामने की पहाड़ियों को कैंची की तरह चीरती हुई पानी की दो धाराएं थीं। धाराओं के बीच में खाली टापू पर आदिम युग के दैत्याकार जानवरों की तरह क्रेनें खड़ी थीं। आसमान की तरफ अपनी तनी हुई गर्दनें उठाए, धरती के वासियों के लिए अजीब सी हिकारत लिए, फिर भी इंसान की गुलाम। क्रेनों के अलावा बुलडोज़र थे, अर्थ रिमूवर्स थे, ट्रालियाँ थीं, पटरियाँ थीं, पाइप थे, मिट्टी के पहाड़ नुमा ढेर थे। दाहिने हाथ पर पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था और हर पल चारों ओर सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। गोदाम बंद, मशीनें खामोश, ट्रक सुस्ता रहे थे। जंगली लकड़ी के खंभों से बंधनवार की तरह लटके बिजली के तारों में यहाँ वहाँ चमकते हुए पीली मरियल रोशनी के बल्ब जैसे ज़िंदगी के एहसास को जिंदा रखे हुए थे। इंस्पेक्शन बंगले में ज़रूर अर्दली खड़ा था और खानसामा भी। डिप्टी इंजीनियर साहब बताकर गए थे कि चीफ़ इंजीनियर साहब कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हर चीज़ तैयार रहनी चाहिए। मेज़ लगी हुई थी। चीफ़ साहब का कमरा सजा दिया गया था। बंगले के लान में लगे गेंदे के फूलों का गुलदस्ता बनाकर मेज़ पर रख दिया गया था। डबल बेड की चादर भी बदल दी गई थी। मसहरी चांदनी की तरह ऊपर सजी थी। अर्दली खानसामे की आँखें पहाड़ी कगार तक आती कंकड़ की सड़क पर लगी थीं। दोनों व्यक्ति मुस्तैदी से खड़े थे कि दूर से आती कार की बत्तियों को फ़ौरन देख सकें। ऐसा न हो कि कार सीधे बंगले तक आ पहुँचे और वे स्वागत के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार ही न कर सकें। तभी कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के बैरियर के पास एक कार की बत्तियां चमकीं। बैरियर पर लट्ठा सलामी देती तोप की तरह उठा और अर्दली फ़ौरन डिप्टी साहब के बंगले की ओर दौड़ पड़ा। बड़ी हड़बड़ाहट में उसने दस्तक दी और दरवाज़ा खोलने से पहले ही ऊंची आवाज़ में बोल उठा, डिप्टी साहब। चीफ साहब आ गए। डिप्टी साहब ने जब तक आकर दरवाज़ा खोला, अर्दली वापस इंस्पेक्शन बंगले में पहुंच चुका था। ओठों पर मुस्कुराहट लिए डिप्टी साहब भी इंस्पेक्शन बंगले की ओर चल दिए। चीफ साहब की गाड़ी कॉलोनी के भीतर आई तो गोदाम का चौकीदार भी अंधेरे में सलाम मारकर खड़ा हो गया। अकाउंटेंट साहब का कुत्ता भौंकता हुआ अपने घर में चला गया।
खजांची बाबू टार्च लिए लपकते हुए गाड़ी के पीछे पीछे चले आए। उनके पीछे पीछे उनका प्यारा और वफादार कुत्ता भी। कार आकर बंगले में रुक गई। डिप्टी साहब ने चीफ साहब का स्वागत किया। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई सर? नहीं, रास्ता अच्छा था। हम लोग 3 बजे से ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ता बहुत खूबसूरत था, इसलिए देर लग गई। क्यों समीरा? चीफ ने कहा और कार की तरफ देखा। डिप्टी की निगाहें भी घूम गईं। चीफ की पत्नी समीरा कार से उतर रही थी। जी नमस्ते। डिप्टी ने समीरा को देखते हुए हाथ जोड़ दिया। समीरा ने हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तभी लपकते हुए खजांची बाबू भी पहुंच गए, पीछे पीछे उनका कुत्ता भी। मेम साहब ने देखा, साहब ने भी देखा। खजांची बाबू ने टार्च पकड़े पकड़े हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते किया तो डिप्टी साहब ने परिचय दे दिया। जी, ये खजांची बाबू हैं। खजांची बाबू ने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। यह कुत्ता आपका है? मेम साहब ने पूछ लिया। खजांची बाबू थोड़ा सा सकुचा गए, फिर बोले, जी यह कुत्ता नहीं है, हमारा सिपाही और पहरेदार भी है और रहनुमा भी, डिप्टी साहब ने जोड़ दिया। वह कैसे? मेम साहब ने पूछ लिया। जंगली इलाका है, डिप्टी साहब ने ही जवाब दिया। रास्ते हैं नहीं। खजांची बाबू को टहलने का शौक़ है। टहलते टहलते दूर निकल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं तो यह कुत्ता ही इन्हें घर तक ले आता है। डिप्टी साहब की बात पर सब एकाएक हंस पड़े, मेम साहब भी। मगर खजांची बाबू ने अपनी हंसी को रोककर एकाएक यह भी जोड़ दिया, डिप्टी साहब ठीक फरमाते हैं, आदमी घर का रास्ता भूल सकता है, कुत्ता नहीं। औरत और आदमी में सही प्यार हो तो आदमी घर का रास्ता कभी नहीं भूलता खजांची साहब। कहते कहते चीफ साहब अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मेम साहब सकुचा गई थीं और बंगले के भीतर की ओर देखने लगी थीं। अब अपनी वफादारी का सबूत देने की बारी अर्दली की थी। बोला, सर खाना तैयार है। ठीक है सर। डिप्टी बोले, आप हाथ मुंह धोइए, फ्रेश हो जाइए, सामान ये लोग निकाल लेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं। और फिर मेम साहब की ओर घूमते हुए बोले, आपको कुछ चाहिए मैडम? यहाँ तो जंगल है, वैसे आपका बंगला कल शाम तक तैयार हो जाएगा। आज की रात आप इंस्पेक्शन बंगले में ही गुजार लें और किसी तरह की दिक्कत हो तो मेरा बंगला हाजिर है। एकाएक समीरा को लगा, यह आदमी कुछ ज़्यादा ही बोलता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग दूसरों की ज़्यादा परवाह नहीं करते, आत्म केंद्रित होते हैं, शायद स्वार्थी भी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। भीतर से कुछ चिढ़कर अपने शब्दों में शालीनता का आभास देते हुए उसने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे दूसरे के घर में नींद नहीं आती। चीफ साहब और समीरा इंस्पेक्शन बंगले के भीतर की ओर बढ़े तो डिप्टी और खजांची बाबू ने नमस्ते कहकर उनसे विदा ले ली। हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा होकर कपड़े बदलकर चीफ साहब और मेम साहब ने खाना खाया। खाना उन्हें पसंद आया था। अर्दली और खानसामा दोनों खुश हो गए थे। फिर चीफ और मेम साहब बाहर लान में चले गए। समीरा एकाएक आह्लाद से भर उठी। हर तरफ दूधिया चांदनी छिटकी हुई थी। हर चीज़ जैसे दूध की झरती नदी में नहा उठी थी। नीचे घाटी दुधिया रोशनी में झिलमिला रही थी। एकदम सांस रोके समीरा हर ओर देखती रह गई, मुग्ध सी। उसने अनजाने ही अपने पति के सीने से पीठ टिका दी थी। समी, प्रशांत वह बुदबुदाई थी। क्या हुआ समी? कहते हुए प्रशांत ने समीरा को अपनी बाहों में भर लिया। समीरा बेसुध हो गई। इतना सौंदर्य, हे प्रभु, मैं कहीं मर न जाऊं। समीरा ने धीरे से अपने आप को प्रशांत की बाहों से मुक्त कर लिया। मुक्त नहीं, केवल इतना कि वह उसके चेहरे को देख सके। बड़े प्यार से बोली, यह तो स्वर्ग है प्रशांत। मैंने तो सोचा भी नहीं था यह जगह इतनी खूबसूरत होगी। सच? प्रशांत मुस्कुरा दिया। हाँ प्रशांत, एकदम सच।
तभी कहीं पास ही बड़े जोर का धमाका हुआ। दूधिया चांदनी में नहाई शांत प्रकृति हिल गई। समीरा ने घबराकर प्रशांत की बाँह थाम ली। प्रशांत ने बड़ी सहजता से कहा, क्यों, डर गई? लगता है जैसे बम फटा हो। हाँ, और क्या? फिर मुस्कुराते हुए वह बताने लगा, उधर स्टोन क्वेरी है ना, वहाँ ब्लास्टिंग चल रहा है। प्रोजेक्ट तैयार करते वक्त यह सब सोचना पड़ता है। सीमेंट कहाँ से आएगा, कंकड़ कहाँ से मिलेंगे, रेत कहाँ से आएगी, पत्थर कहाँ से खोदा जाएगा। एकाएक समीरा छिटक कर अलग हो गई। बड़ी शौखी से बोली, और ये सुंदरता कहाँ मिलेगी? और इस सुंदरता में कितने सपने कहाँ से आएंगे? प्रशांत की मुस्कुराहट पहले से भी ज़्यादा खिल उठी। आँखों में चमक लिए उसने समीरा की बाँह को फिर पकड़ लिया। सारे सपने शायद यहीं आएंगे, इस छाह में, कहते हुए समीरा ने प्रशांत को पास के एक पेड़ की छाया में घसीट लिया। उसकी आँखों में देखते हुए प्रशांत ने धीरे से कहा, हाँ समीरा। फिर वह भी धीरे से बोली, यह छाया हमारी है प्रशांत। कुछ ही पल बाद समीरा प्रशांत को बाँह से खींचती हुई नीचे घाटी में उतरती चली गई। उसकी हंसी पूरी घाटी में झरनों की आवाज़ की तरह गूंजती चली गई। सुबह प्रशांत और समीरा काफ़ी देर तक सोते रहे। प्रशांत की आंख खुली तो खिड़की के बाहर धूप खिली हुई दिखाई दी। उसने पास ही सोई समीरा की ओर देखा। एक बार मन में आया कि उसे जगा दें, लेकिन उसने विचार बदल लिया। बाहर बरामदे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। प्रशांत ने पैरों में स्लीपर डाले और जम्हाई लेता हुआ बाहर आ गया। डिप्टी और खजांची बाबू बरामदे में पड़ी गार्डन चेयर्स पर बैठे थे और खानसामा उन्हें चाय दे रहा था। अरे, आप लोग तो तैयार होकर भी आ गए, प्रशांत ने हैरानी से कहा। यहाँ सुबह बहुत जल्दी होती है। जी साहब, यहाँ रात भी बहुत जल्दी होती है।